ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा पर। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम सीटेट पेपर 1 के लिए क्या करवाते हुए चल रहा था, तो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवाते हुए चल रहा था। जिसमें दोस्तों मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि अगर आप किसी भी प्रकार के सेंट्रल एग्जाम जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाती है उसको अगर आपको क्रैक करना है तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो, क्योंकि वो जो पेपर बनाते हैं हूबहू एनसीईआरटी की बुक से बनाते हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन छाप देते हैं अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसी को हम क्लियर करते हुए पढ़ते हुए चल रहे थे क्लास थर्ड से फिफ्थ तक की, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तक की ईवीएस की बुक पढ़ते हुए चल रहे थे, जिसमें तीसरी और चौथी यानी कि थर्ड और फोर्थ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और फिफ्थ हमने स्टार्ट कर रखी थी और ऑलमोस्ट 50% हम फिफ्थ क्लास की बुक को भी कवर कर चुके थे। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका दोस्तों थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो चीजें हम सोचते हैं और जो करते हैं उससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक होने वाला है। ओके, चलिए तो और डिले ना करते हो और लेट ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं क्लास 5वीं की कौन सी, तो चैप्टर नंबर 14, जो कि चैप्टर का नाम है जब धरती कांपी। तो जब धरती कांपी तो सीधी सीधी सी बात है, ये भूकंप की बात कर रहे हैं, तो धरती कांपेगी तो भूकंप ही आएगा, अर्थक्वेक ही आएगा। उसी के बारे में बात यहाँ पर होगी और वहां से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का टॉपिक थिंग्स वी मेक एंड डू। चलिए, तो दोस्तों ये जो कहावत है यानी कि ये जो कहानी है, एक बच्ची सुना रही है जो कि बोल रही है एक बुरा सपना। एक बच्ची है, मतलब बड़ी हो गई है, लेकिन वो अपनी एक बचपन की कहानी सुना रही है और उसी कहानी को इस किताब के अंतर्गत रखा गया है और उसके अंतर्गत से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रही है, लिखा हुआ है कि एक बुरा सपना, क्या है, एक सपना देख रही थी, बुरा था, उसके बारे में बता रही है। कह रही है कि मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जासमा हूं। तो ये जासमा उसका नाम है जो कि कहाँ रहती है, गुजरात के कच्छ इलाके में। गुजरात कहाँ पर है, तो जो हमारा पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न घाट है हमारा, उस तरफ को पड़ता है गुजरात। तो ये गुजरात के कच्छ इलाके की रहने वाली है। कह रही है कि बात तब की है जब मैं सिर्फ कितने साल की थी, तो 11 वर्ष की थी, केवल कितने साल की थी, केवल 11 ईयर ओल्ड, 11 साल की थी। बोला कि उसने कि उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी 2001 की परेड देख रहे थे। जैसे कि आप सही बच्चों को पता होगा कि पुराने समय पर टीवी वगैरह इतने ज्यादातर नहीं हुआ करते थे, एक ही घर में टीवी हुआ करता था और वहीं पर ही देखने के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता था। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने नानी गांव जाता था तो नानी गांव में, यानी कि जो हमारा गांव है, नानी के घर जाता था तो नानी के घर में मामा ने टीवी ले रखा था। तो टीवी देखने के लिए जिस रूम में टीवी रख रखा था मामा ने, वो बाहर बरामदे की तरफ रूम था। उस टीवी में हम जब भी जाते थे गांव में कुछ भी चलाते थे तो पूरे गांव के जो बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो कुर्सी लगाकर उस दरवाजे के, जो घर का कमरा है, कमरे के अंदर तो हम ही बैठते थे और कोई नहीं आता था, बाहर की तरफ ही सारे के सारे बैठते थे। क्यों, क्योंकि मामा ने उन बच्चों को अंदर आने से मना कर रखा था, क्योंकि पहले वो अंदर आके बैठ जाते थे और अंदर से कोई ना कोई सामान हमेशा गायब मिलता था, पता चल जाता था इन्हीं में से किसी ने लिया है, तो अंदर आना फिर मना कर दिया, बाहर बैठ के ही लोग टीवी देखते थे। और आपको भी पता होगा, आपने भी ये चीज देखी होगी, दूसरे के घरों में जाकर टीवी देखते थे लोग। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि उस दिन गांव के जो बच्चे होते हैं, बड़े थे, सब आंगन में बैठकर, किसके, स्कूल के, टीवी चल रहा था जिसमें 26 जनवरी 2001 की क्या चल रही थी, परेड चल रही थी। ठीक है, अचानक जमीन तेज से हिलने लगी और सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो कि जैसे ही वो 26 जनवरी 2001 की परेड देख रहे थे, उसी समय अचानक से जो जमीन है वो तेज से हिलने लगी, कांपने लगी और लोग जो डर के मारे हैं वो इधर उधर, जैसे कि इमेज में देख रहे हो आप, इधर उधर भागने लगे डर के मारे। क्यों, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। ठीक है, तो इस वजह से लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो ये कब की कहानी है, तो ये 26 जनवरी 2001 की बात है।
ठीक है, तो क्वेश्चन बना आपका यहां से कि गुजरात के कच्छ इलाके में कब भूकंप देखने को मिला था, तो जनवरी 2001 की बात है, तब भूकंप देखने को मिला था। या फिर पूछा जाएगा कि हमारे भारत देश में एक भीषण भूकंप देखने को मिला था जनवरी 2001 के दिन, वो जो कि कच्छ इलाके में देखने को मिला था। तो कच्छ इलाका कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों गुजरात में पड़ता है। तो डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला एक नई शुरुआत। क्या नई शुरुआत, तो दोस्तों जब ये भूकंप आया था, इस भूकंप में काफी जान मान की क्या हुई, हानि हुई। जैसे कि देख सकते हो काफी लोग यहाँ पर घायल हुए, कई लोगों को चोट आई, कई लोगों की जान भी चली गई। तो काफी लोगों की यहाँ जान मान की हानि हुई और सबों के जो घर थे वो भी टूट गए इस भूकंप के अंतर्गत। तब उस गांव में राहत बचाव दल को भेजा गया। अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी की तरफ से भेजे जाते हैं खाने के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए तंबू, जिसे रैन बसेरा कहा जाता है, वो लगवाया गया। ठीक है, तो उसी शिविर के अंतर्गत कुछ लोग भी थे जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जो कि ये शिक्षा देने आए थे कि आप भूकंप से बचने के लिए किस तरह से रह सकते हो। या फिर कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने बताया कि भूकंप से बचने के लिए आप किस प्रकार के घर बना सकते हो। तब इन्होंने सभी गांव वालों ने शिक्षा ली उनसे, और शिक्षा लेकर इन्होंने एक नई शुरुआत करी। नई शुरुआत क्या थी, तो सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। क्या करा, इन्होंने दोबारा से हिम्मत जुटाई गुजरात के कच्छ के लोगों ने, और फिर से इन्होंने नया गांव खड़ा कर। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर, जैसे कि आर्किटेक्ट वालों ने बताया था वैसे ये कर रहे थे, कि गांव के कुछ लोगों ने सूखे तालाब को खोदकर उसके अंदर से चिकनी मिट्टी लेकर आए। क्या लाए, चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर दीवार खड़ी की। चूने से दीवार की पुताई की, घास फूस से छत बनाई। फिर आईने के टुकड़ों, क्या कहा, फिर आईने के टुकड़ों को लगाकर दीवारों को सजाया गया। देखिए दोस्तों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहली बात, सबों ने मिलकर दोबारा गांव बसाने की हिम्मत जुटाई और सभी लोगों ने क्या करा, पास वाले नहर में जाकर, पास वाले तालाब में जाकर, वहां से क्या करा इन्होंने, जैसे कि इमेज में देख रहे हो, वहां से जाकर इन्होंने मट्टी खोदनी शुरू करी और मट्टी वहां से निकाल के लाए, चिकनी मट्टी। ठीक है, वहां से क्या लाए, चिकनी मट्टी निकाल के लाए। और वहां के जो बच्चे थे, वहां की जो महिलाएं थी, इन चिकनी मट्टियों के अंतर्गत गोबर मिला रही थी। ऐसा क्यों, क्योंकि चिकनी मट्टी के अंदर गोबर मिलाकर उसके जो उपले बनाए जा रहे थे, और उन उपलों को एक के ऊपर एक रखकर घर बनाया जा रहा था। क्योंकि गोबर से जो ईंटें होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल बनी और भूकंप रोधी बनी, थोड़ी बहुत वो भूकंप को सह सकती थी। इस प्रकार के उन्होंने अपने नए घरों का डिजाइन बनाया। ठीक है, और घरों की जो छतें थी उन्होंने कैसे बनाई, घास फूस की बनाई। कैसे बनाई, घास फूस की बनाई, ताकि अगर दोबारा भूकंप आए और छत अगर टूटकर गिर भी जाए तो ज्यादा किसी को चोट ना लगे। घास फूस की छतें हल्की छतें होती हैं, इसलिए इन्होंने क्या करा, अच्छे से दीवार खड़ी करी, एक के ऊपर एक उपला लगाया, उसकी चूने से पुताई करी ताकि दीवार को मजबूती प्रदान हो सके, और घरों की छतें जो है वो घास फूस की बनाई। ठीक है, फिर वहां के लोगों ने, बच्चियों ने और महिलाओं ने आईने के टुकड़ों से, जैसे देख सकते हो, आईनों के टुकड़े लिए और इन टुकड़ों से घर को सजाया। बोला कि हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी करी, अब रात में हमारा घर जो है हीरे से चमकता है। कैसा चमकता है, हीरा सा चमकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इन्होंने पूरे के पूरे आईने के टुकड़ों से सजा लिया गया। तो ऐसे करके वहां के लोगों ने जद्दोजहद करी और अपना जो गांव था उन्होंने दोबारा बसाया। क्या करा, दोबारा उन्होंने खड़ा किया अपना गांव। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिंदु निकले जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्यों मिट्टी से पुताई करी, मिट्टी में चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाया, क्यों चूने से पुताई करी, और क्यों घर की जो छत है वो घास फूस से बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोले क्या क्या करें। ध्यान रखिएगा, जो वहां संस्था आई हुई थी उन लोगों ने जासमा के स्कूल में अभ्यास कराया। किस चीज का अभ्यास कराया, कि भूकंप आने पर हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए। जैसे अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ, चाहे आप स्कूल में हो, घर में हो, दफ्तर में हो। अगर पॉसिबल है, समय है, तो हो सके तो आप किसी ऐसे इलाके में आ जाओ जो कि खुला हो। क्या हो, घर से बाहर खुले में निकल आओ। क्यों, क्योंकि घर जब अगर भूकंप में टूट कर गिरेगा तो उसी के नीचे दबने का खतरा ज्यादा बना रहता है। समय है तो आप घर से, स्कूल से बाहर की तरफ निकल आ सकते हो, खुले की तरफ, ताकि बच सको आप लोग। तो पहली बात ये बताई गई। अगली बात बताई गई, अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेट कर किसी मजबूत चीज जैसे कि मेज के नीचे छिप जाओ, उसे पकड़
रखो या पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना चली जाए या ना जाए, और कंपन जो कि कांप रही है उसके रुक जाने का इंतजार करो। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, इमेज में ये बच्चा क्या कर रहा है, कुर्सी या मेज जो भी है इसके नीचे ये बैठ गया है और उसने उसको कसकर पकड़ लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से अगर इसके ऊपर कोई भी चीज गिरेगी तो इसके ऊपर ना गिरकर ये मेज के ऊपर गिरेगी, तो मेज इसको बचा लेगा। और दूसरी बात, आप इसको पकड़कर नहीं रखोगे तो क्या पता कंपन हो रहा है, हिलने पर ये मेज जो है आपके ऊपर से हटकर कहीं और चली जाए, तो मेज के नीचे कहां रहे आप। इसलिए आपको उसे मजबूती से पकड़ कर रखना है। अगर वो आगे पीछे जा भी रही तो उसके साथ आप भी आगे पीछे जाओ ताकि आप इस चक्कर से बच सको। क्या बोला गया? अगर आपके पास समय नहीं है और घर से आप बाहर नहीं निकल पाए तो आप ऐसे कर सकते हो, जमीन पर लेटकर किसी मजबूत चीजों के नीचे छुप सकते हो या उसको कसकर पकड़कर बैठ सकते हो, ठीक है, ताकि जो भी नुकसान से गिर रही है ऊपर से वो आपके ऊपर ना गिरे और आपका किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। आगे बोला गया दोस्तों दो बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। दोनों बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो लिखा है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद सिस्मोग्राफ। क्या लिखा गया है कि अर्थक्वेक जो है इसको मापा जाता है किस चीज से? सिस्मोग्राफ से। किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। और दूसरा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, और अर्थक्वेक की जो तीव्रता होती है वो नापी जाती है रिक्टर स्केल से। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि भूकंप नापने की मशीन जो उसको क्या कहा जाता है, तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है कि भूकंप आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कहां आएगा, किस दूरी पर देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। और एक आता है कि भूकंप जो आया था उसकी तीव्रता कितनी है, वो कितना भयंकर था, उसका मैग्नीट्यूड क्या था, ठीक है, तो वो होता है रिक्टर स्केल। तो क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप मापने की मशीन को या फिर उपकरण को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को मापने वाले मशीन या उपकरण को क्या कहा जाता है, तो रिक्टर स्केल कहा जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक आपको ये बताएगा कि वो कितनी तीव्रता के मतलब तीव्रता वाला था, कितना भयंकर भूकंप था, और एक बताएगा कि भूकंप क्या है, आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो ये दो मशीनें हैं, दोनों मशीनों का ध्यान रखना है, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, दोनों के दोनों बिंदु समझ गए होंगे, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो ये पूरी की पूरी एक छोटी सी स्टोरी थी दोस्तों, आपकी एक छोटी सी बच्ची की एक बुरा सपना जिसका जासमा नाम था उसके बारे में। चलिए, तो इस चैप्टर से केवल इतने ही इंपॉर्टेंट बिंदु थे। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये चैप्टर का नाम है। अब देखो दोस्तों, उसी से ठंडा उसी से गर्म, कैसा नाम होगा ये चैप्टर का, तो पढ़ोगे कहानी तो बड़ी अच्छी कहानी लगेगी आपको, ठीक है। चलिए पढ़िए, लिखा है उसी से ठंडा उसी से गर्म। दोस्तों ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है जो कि एक लकड़हारे की कहानी थी और एक छोटे बोने जिसका नाम था बलिशियाते, उसकी कहानी थी। और वो पूरी की पूरी कहानी आपको जानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक जो था ये लकड़हारा था। ये लकड़हारा प्रतिदिन गांव के अंतर्गत जाकर जंगलों में लकड़ी काटकर शहरों में बेचकर अपनी आय को प्रदान करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। तो एक दिन जो है ये जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काटते समय ही इसके पीछे से एक जो छोटा सा बोना सा ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा बोना सा व्यक्ति पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था सारी की सारी चीजें, जिसका नाम था बलिशियाते, ठीक है। अब ये जो आदमी था, ये जो लकड़हारा था, उस समय भाई ठंड काफी हो रही थी, ठीक है। तो ठंड के मारे इसके हाथ अकड़ गए थे, कुल्हाड़ी से चल नहीं रही थी, ठीक। तो इसने कहा कि यार बहुत ठंड हो रही है, हाथ को 2-3 बार मसला और फूंक मारने लग गया। देखो ना, गर्मी में आप फूंक मार के अपने हाथ को गर्म कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये अपने हाथ को थोड़ा फूंक मार के गर्म कर रहा था ताकि इसकी उंगलियां चलने लगे और कुल्हाड़ी चलाकर आराम से लकड़ियों को काट सके। इतनी देर में जो पेड़ से पीछे से देख रहा था, इसने देखा कि ये क्या कर रहा है भाई अपने हाथ में, तो आकर इसके मन में बात पची नहीं, इसने लकड़हारे से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो ये। तो उसने बताया कि भाई ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, उंगली मेरी अकड़ गई है जिसकी वजह से मैं कुल्हाड़ी चला नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने हाथों को फूंक मारकर गर्म कर रहा हूं। कह रहा अच्छा ओके ओके कर लो कर लो। ये बात इसने ऐसे करके सोच करके देखी, लेकिन इसके मन में अभी भी क्वेश्चन चल रहा था कि भाई अपना हाथ फूंक मारकर गर्म कैसे कर रहा है। अब भाई बोना सा व्यक्ति, बोना सा दिमाग, समझे तो समझे कैसे। तो इसने जो है इसके ऊपर विश्वास ना करके पेड़ के पीछे छुपकर फिर भी इसको देखने लगा कि यार आगे क्या करता है।
ठीक है। कुछ देर बाद जब ये लकड़ी काट कर थक गया, तब इसको भूख लगने लगी। तब कह रहा यार भूख लग रही है, अब क्या करूं? तो अपनी जेब में 4-5 आलू डाल के लाया था। काटी हुई जो लकड़ी थी इसने, उसमें से कुछ लकड़ी निकालकर इसने आग जलाई और उस आग के ऊपर जो आलू लेकर आया था, ये आलूओं को भूनने लगा। क्या लगा? आलूओं को ये भूनने लगा। भूनकर जब अच्छी से तरीके से आलू तैयार हो गए, तो उन आलूओं को उठाकर ये खाने की कोशिश कर ही रहा था कि इसके हाथ जो है वो गर्म आलू थे, वो हाथ जो है पकने लगे। इसके गरम गरम आलू उठाते हो तो पकते होते ना। तो आप वो जो व्यक्ति है, ये कोई लकड़हारा, ये ऐसे ऐसे करके उस पर फूंक मारने लग गया। ठीक है, फूंक मारने लग गया। पीछे से वही जो बोना व्यक्ति था, पेड़ के पीछे जो छुप के देख रहा था, वो ये चीज देखने लगा। फिर दोबारा ये इसके पास आया और बोलने लगा, अरे भाई यार, आप इसमें और क्यों फूंक मार रहे हो? आलू तो आपने पहले ही आग डाल के पका दिए हैं, तो अब और आलूओं में फूंक मारकर इसको क्यों जला रहे हो? क्यों इसको भून रहे हो? तो लक्कड़हारा बोलता है, नहीं नहीं भाई, मैं इसको और नहीं जला रहा हूं, फूंक मारकर इसको मैं ठंडा कर रहा हूं ताकि मैं इसे खा सकूं। बस इतनी सी बात इस आदमी ने सुनी और सर पर पांव रखकर ऐसे भागा, बोलता हुआ कि भूत 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 भूत, चुड़ैल चुड़ैल इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसने कुछ देर पहले से जब पूछा कि भाई आप फूंक क्यों मार रहे हो, तो इसने कहा मैं हाथों को गर्म कर रहा हूं। फिर कुछ देर बाद इसने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो हाथों को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था आलू को। मतलब फूंक मारकर गर्म भी कर रहा है और फूंक मार के ठंडा भी कर रहा है। इतनी सी बात इसको जैसे ही पता चली ना, बस सर के ऊपर पांव रखा और ऐसे भागा जैसे इसने सही में भूत देख लिया। अब भाई ये बलिष्ठ था तो छोटा सा, इसकी छोटी सी बुद्धि में ये बात कैसे समझ में आती कि फूंक मारने से गर्म भी हो रहा है और फूंक मारने से ठंडा भी हो रहा है। अब इसी बात की कंफ्यूजन में सर के ऊपर पांव रख के ऐसा भागा कि ये दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया उसी से ठंडा उसी से गर्म। फूंक मार के ही ठंडा किया जा रहा है और फूंक मार कर ही गर्म किया जा रहा है। अब ये सोचा भाई, ये पता नहीं क्या दानव सा है जो फूंक मार कर ठंडा गर्म कर रहा है। बस, तो ये 9-2-11 हो गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी इसके अंतर्गत। कहानी मोरल के लिए अच्छी है, लेकिन कहानी के पीछे बताने के पीछे मेरा क्या रीजन था, अब समझिए। देखिए, नीचे लिखा है शिक्षक संकेत। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि बच्चों को बताएं कि इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। इस कहानी के जो लेखक है, जो कहानी लिखी है, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है, जो हमारे देश के क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक कहानी लिखी गई है और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। ठीक है, आगे बोला है, उन्होंने बच्चों के लिए और कई कहानियां लिखी हैं। बच्चों से चर्चा हो सकती है कि बलिष्ठ और काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। तो ये पूरी की पूरी जो काल्पनिक कहानी लिखी थी इन्होंने, इसके पीछे क्या रीजन था, इन चीजों के बारे में आप बच्चों से बातचीत कर सकते हो। ओके, तो ये पूरी की पूरी कहानी के पीछे यही रीजन था बताने का, कि कहानी का मोरल आप लोग जान सको। और इस कहानी को लिखा किसने? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने, जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके द्वारा ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे ही एक कहावत दी गई थी कि आप दिन प्रतिदिन इन चीजों का इस्तेमाल कहां करते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, जब आप चाय पीते हो तो उसको फूंक मार के ठंडा करते हो, तब जाकर आप उसे पीते हो। या सर्दियों के दिनों में हाथों को फूंक मार के ठंडा करते हो, तब करते हो। या फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जब किसी बच्चे को चोट वोट लग जाती, गिर जाता, गुंगड़ा से निकल आता है, तो कपड़े में आप फूंक मार के गर्म करके उसके माथे पर लगाते हो, या आंख में लगाते हो, आंख में लग जाता है तो। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम इन चीजों का रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी इतनी चीज जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको इसलिए वो एग्जांपल दिया ताकि हम आप समझ सको कि दैनिक जीवन की जिंदगी में भी हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फूंक मारकर उसी से गर्म उसी से ठंडा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो दोस्तों, वो चैप्टर बस उतना ही सा था, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है कि कौन करेगा यह काम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, कौन करेगा यह काम। कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पर कुछ वर्गों के लोगों के द्वारा ही मान लिया जाता है कि ये इन्हीं का ही काम है। तो अगर वो लोग भी काम करना वो छोड़ देंगे तो कौन वो काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी आई थी, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं आप सभी बच्चों को निवेदन करूंगा कि उस मूवी को जरूर देखें आप। ठीक है, काफी अच्छी स्टोरी है उसकी और काफी अच्छी जानकारी उसमें मिलेगी भी आपको।
चलिए आगे चलते हैं। लिखा है चैप्टर में कि कौन करेगा यह काम। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, कचरे की सफाई हो गई, सीवर के अंदर घुस घुस कर सीवर की सफाई करनी होगी, रोडों को साफ करना हो गया। अगर इन लोगों ने ये काम करना बंद कर दिया तो कौन करेगा ये काम। जैसे कि वो आर्टिकल जो मूवी आई थी 15, उसके अंतर्गत आयुष्मान खुराना है, उसके पुलिस स्टेशन में जो सीवर लाइन बिछी हुई थी ना, सीवर लाइन में जो सफाई कर्मचारी थे, वो सफाई कर्मचारियों ने आना बंद कर दिया जानबूझकर, ताकि दिखाया जा सके। तो सीवरेज लाइन सारी की सारी भर गई, धीरे धीरे पानी बाहर बहने लगा, सीवर का पूरा स्टेशन के बाहर पानी पानी गंदा पानी हो गया, आने जाने में तकलीफ होने लगी। फिर सारे अधिकारियों को बुलाया गया, सारी चीजें ठीक करी गई, सीवर के अंदर लोग गए घुसे, तब जाकर वो सीवर लाइन साफ हुई और तब जाकर सारा का सारा सिस्टम स्वच्छ हुआ पूरा का पूरा। तो ऐसे कर कर ये बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर ये लोग ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा ये। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या लिखा है कि क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है। हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की है, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं है। ऐसे लोगों में एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने बहुत करीब के साथी थे, कौन, तो महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा नारायण, नारायण का बचपन गांधी जी के आश्रम में गुजरा था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, एक छोटी सी कहानी है। जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम खोला था, ठीक है, आपको पता है साबरमती में उनका एक आश्रम था, उस आश्रम के अंतर्गत सभी लोगों के काम अलग अलग बांटे हुए थे। उस आश्रम के अंतर्गत उन्होंने एक छोटा सा शौचालय भी बना रखा था, जो कि शौचालय आज की तरह एडवांस नहीं था। उस शौचालय के अंतर्गत एक गड्ढा खोद के उसके अंतर्गत टोकरी रखी हुई थी, उस गड्ढे के अंदर जो टोकरी रखी गई थी उसी में लोग आकर शौच करते थे, और जब वो टोकरी भर जाती थी उस टोकरी को ले जाकर गांव के बाहर जाकर जहां खाद बनाया करते थे गांधी जी, वहां पर जाकर गिर कर आना होता था। और वो जो टोकरी है किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा नहीं उठवाया जाता था, जो आश्रम में बच्चे रहा करते थे उन्हीं बच्चों में से सभी बच्चों का काम बटा हुआ था। तो उन्हीं में से हर किसी का काम जो है सर्कुलेट होता था, हर किसी के पास वो काम बारी बारी होकर आता था, तो उन बच्चों का ही अपना काम था। तो उसी में नाम था एक कौन, महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा था नारायण। नारायण को ही ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही थी। जब नारायण पहली बार इस आश्रम में आया था तो ये काम उसने करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था, लेकिन जब धीरे धीरे वो गांधी जी के लक्ष्य कदम पर चला तो आगे जाकर उसने ये काम स्वीकार करा और काम को करने भी लगा। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने साफ कहा था कि इंसान को यानी कि हमें हर प्रकार के काम आने चाहिए, काम सीखना भी एक तरीके की कला है, चाहे वो सफाई का ही काम क्यों ना हो। ओके, इसलिए गांधी जी ने इसकी पहल करी थी, और गांधी जी इस चीज के बारे में बोलते भी थे, ये काम इतनी जल्दी बदलाव नहीं होगा, ये छुआछूत कम, लेकिन धीरे धीरे हम इस पर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते। आगे लिखा, ऐसा भी एक बचपन। क्या है ये बचपन, तो यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, काफी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। जो ये बात बोली गई है लगभग लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्ताद दोनों गंदे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है। कहानी आज से 100 साल पुरानी कहानी है, जो कि उस समय जो थे कौन, भीम, वो केवल 7 वर्ष के थे। वो गोरेगांव महाराष्ट्र में गए हुए थे। गोरेगांव कहां पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां अपने पिताजी के पास गए हुए थे छुट्टियों को मनाने के लिए। तो वहां पर एक बड़ा किसान था, कौन, एक बड़ा किसान था। उस किसान की एक भैंस थी जिसके लंबे लंबे बाल हो गए थे। उस भैंस के जो बाल है वो नाई काट रहा था। कौन, एक नाई काट रहा था। नाई यानी कि जो बालों की छटाई उटाई करता है, वो नाई काट रहा था। वहीं पर ही भीम को अचानक से उसको काटते हुए देखा तो उसको अपने बालों की याद आ गई कि मेरे भी बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, चल मैं भी कटवा लेता हूँ। तो जैसे ही वो नाई के पास गया कि भाई मेरे भी बाल बड़े बड़े हो गए, मेरे भी बाल काट दो, तो नाई ने झट से कहा, मैं और तेरे बाल काटूंगा, तेरे बाल काटने से, तेरे बाल अगर मैं काटूंगा तो मैं और मेरे उस्ताद जो है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों गंदे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान बाल, ध्यान रखेगा, ध्यान रखेगा, यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्या लिखा है, अरे क्या इंसान बाल काटना भैंस की खाल की सफाई या फिर खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है। अब ये भीम के मन में बात चलने लगी। क्या बोला उसने कि इंसान के बाल काटने से
इंसान के बाल काटने से भी ज्यादा अच्छा काम है भैंस के बाल काटना। ये साफ साफ उन्होंने कहा। वो मन में सोचने लगे कि इंसान बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है। नन्हे भीम ने ये सोचा। भाई वो देखा जाए तो एक भैंस के बाल काट रहा था, इंसान के बाल काटने में क्या जा रहा था उसको, इंसान तो भैंस से तो अच्छा ही है ना इंसान। लेकिन वो फिर भी बोला नहीं कि मैं तेरे बाल काटूंगा तो मैं गंदा हो जाऊंगा। ठीक है, आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी कि बाबा साहब अंबेडकर नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। देख सकते हो दोस्तों, यही जो भीम है, जो ये सोच रहे थे, इनके बचपन से इनके अलग अलग प्रकार के इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन चुनौतियों से इन्होंने हार नहीं मानी। अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी, बहुत सारी पीएचडी डिग्री थी इनके पास, काफी अच्छे अच्छे इन्होंने क्या कर रखे थे, कोर्सेज कर रखे थे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, तो आगे चलकर यही जो भीम थे वो भीमराव यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। और बाबा साहब ने ही अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का जो संविधान है वो तैयार हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से हमारे देश के संविधान को किसकी अगुवाई में तैयार किया गया था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में इसको तैयार किया गया था। आप सभी बच्चों को पता होगा कि तैयार तो हमारा ही पूरा का पूरा संविधान 1949 में ही हो गया था, लेकिन लागू किया गया था इसको 26 जनवरी 1950 में। क्यों? क्योंकि उसी दिन क्या मनाया था कांग्रेस ने, तो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को। इसलिए हमने कुछ दिनों तक वेट करा 26 जनवरी तक, और 26 जनवरी को 1950 को हमने अपना संविधान को लागू किया हमारे देश में। ठीक है, जिससे हमारा पूरा का पूरा कानून व्यवस्था चलता है। तो एक ये छोटी सी कहानी थी भीमराव अंबेडकर की, एक बचपन की, जो कि शेयर करी गई आप लोगों के साथ। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाइल्डहुड स्टोरी है उनकी। मेन बात बस यहीं पर ही है कि उनकी बचपन की स्टोरी उनको सामने दी गई, और साथ ही साथ में नन्हे भीमराव अंबेडकर ने कैसे अपना नाम कमाया और आगे जाकर जो हमारा संविधान लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके लीडरशिप जो कौन थे, अगुवाई कौन कर रहे थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही कर रहे थे। ठीक है, समझ गए सभी के सभी बच्चे। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बिंदु निकल के आया आप सभी बच्चों के लिए। चलिए आगे चलते, अगला टॉपिक है 17 फांदली दीवार। आज तो भाई टॉपिक बड़े छोटे छोटे से हो रहे हैं। तो जैसे ही दोस्तों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आने वाले समय में हम जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी क्लास 5, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, अब ज्यादा मोटे चैप्टर आपके हैं नहीं, बड़े बड़े जितने चैप्टर थे हम निकाल चुके हैं, लपट उसको कर चुके हैं हम। ठीक है, तो अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 17, जिस चैप्टर का नाम है फांदली दीवार। ठीक है, चलिए अब ये फांदली दीवार क्या है। तो दोस्तों कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि लड़कियां हैं, जिन्होंने घर के कामकाज से, घर की जो ऊंची ऊंची उनकी दीवारें बांधी हुई थी कि 7 बजे के बाहर नहीं जाना, ये काम इनका है, ये काम उनका है, उन्होंने वो काम छोड़कर बास्केटबॉल सीखा, और बास्केटबॉल सीखने के बाद नेशनल लेवल पर वो खेलने के लिए टीम चुनी गई थी, महिलाओं की, फीमेल्स की। उन्हीं की ये कहानी है, इसलिए इसको नाम रखा गया फांदली दीवार। ठीक है, वहीं पर एक छोटा सा बिंदु निकल के आता है कोच सर। कोच सर के बारे में जानकारी दी है कि आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो केवल यहीं से बनता और कहीं से नहीं बनता। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, इस टीम की शुरुआत, जिस टीम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल जो कि बास्केटबॉल है सिखाने वाले कौन है, तो नूर खान ने बताया इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है, और वही है हमारा छोटा सा मैदान बच्चू खा प्लेग्राउंड। तो ये जो बच्चे हैं जहां पर खेलने के लिए जाते हैं, तो वो है बच्चू खा प्लेग्राउंड। पूरी मुंबई की भीड़ भाड़ इलाके में जो जहां रहते हैं वहां पर केवल ये एक ही प्लेग्राउंड है, और यही प्लेग्राउंड में आकर सारी की सारी टीम प्रैक्टिस किया करती थी। कौन थे इनके गुरु, तो कोच थे इनके नूर खान। तो नूर खान, डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नूर खान निम्नलिखित में से किस खेल के कोच हैं, तो वो है दोस्तों बास्केटबॉल के कोच। किसके कोच है, बास्केटबॉल के कोच हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्ची खा प्लेग्राउंड क्या है। बच्चू खान प्लेग्राउंड जो है वो कहां पर स्थित है, तो बच्चू खा प्लेग्राउंड जो है वो स्थित है आपका मुंबई में। कहां स्थित है, मुंबई में। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर दिया हुआ था ना, उस चैप्टर में केवल आपका यही इंपॉर्टेंट बिंदु था, और आपका और कोई इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस बारे में आपको क्या क्या होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु था बस केवल यही।
चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक सभी के सभी बच्चे समझ गए? देन आगे चलते हैं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, सभी बच्चे समझ गए? जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट। तो मैंने आपको क्या बोला कि इस टीम की शुरुआत करी गई थी किसके द्वारा, कोच के द्वारा, वो करी गई थी नूर खान के द्वारा, जो कि कौन है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। क्या है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन अगर आपसे घुमा फिरा के पूछ भी लिया जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल की टीम के अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर घुमा फिरा कर एज ए मान लो घुमा फिराकर अगर पूछ भी लिया जाए तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बास्केटबॉल के अंतर्गत जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है टोटल 12। कितने खिलाड़ी होते हैं, टोटल बात करी जाए तो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के अंदर जो संख्या होती है वो टोटल 12 होती है। और एक बार में जो कोर्ट होता है बास्केटबॉल का, जो स्टेडियम होता है, उसमें जाकर एक बार में 5 जने खेलते हैं और धीरे धीरे उसको रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादा इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा आपसे। और बाकी अगर आपसे पूछा जाएगा कि नूर खान किसके खिलाड़ी हैं, मतलब किसके कोच है, वो भी पता है, बच्चों का प्लेग्राउंड कहाँ है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से केवल इतने ही बिंदु निकल कर आते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं और किस किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर्ड बात करी गई है अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक नापने के लिए और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को नापने के लिए दो अलग अलग उपकरण है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए दोस्तों सिस्मोग्राफ है। क्या है, सिस्मोग्राफ। और वहीं पर इसकी तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा आपको ध्यान रखना है, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सिंपल सी छोटी सी बात है, आप सही बच्चों को इसको पता होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए, यह वाक्य किस महापुरुष का है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बोला कि हम हर प्रकार का, जो मनुष्य है उसको हर प्रकार का काम करना सीखना चाहिए, चाहे वो सफाई का ही काम क्यों ना हो, क्योंकि सफाई भी एक तरीके की कला है। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे बोला है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे अपने मृत्यु के समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उपराष्ट्रपति थे या राष्ट्रपति थे। जल्दी से बताइए, अभी अभी हमने बात करी थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत के राष्ट्रपति। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे बोला है कि नूर खान मुंबई में खेल के कोच है। तो किस खेल के कोच है, क्रिकेट के, टेबल टेनिस के, बास्केटबॉल के या कबड्डी के। तो अभी अभी हमने बात करी थी किसकी, बास्केटबॉल की। तो बास्केटबॉल के कोच है, किसके कोच है, बास्केटबॉल के कोच है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज का अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास फिफ्थ के हमने एनसीईआरटी में कुछ नेक्स्ट 4 चैप्टर किए। आज हमने नेक्स्ट 4 चैप्टर करे। उम्मीद करता हूं छोटे छोटे चैप्टर थे लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले यहां से, जो भी निकले मैं आपको समझाते हुए चला। उम्मीद करता हूं चारों के चारों चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक 2 या 3 क्लास और लगी, क्लास 5th हमारी खत्म हो जाएगी, देन हमारी क्लास ज्योग्राफी और जो साइंस है वो वाली शुरू करेंगे, ताकि न्यू पैटर्न के अनुसार भी आपकी तैयारी रेडी रहे, शुरुआत रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।